नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास के अंदर। मैं आप सभी से बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपके पिछले 2 दिनों तक आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास के अंदर। मैं आप सभी से बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों से आपके लिए कोई क्लासेस अरेंज नहीं कर पाया हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हम सभी के लिए ये समझना और ये हम सभी के लिए नितांत शूट कर पाना वीडियो के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आज भी गर्मी कम नहीं हुई है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए क्लासेस उपलब्ध करा सकूं, आपकी अपनी पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न उत्पन्न हो, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। हम लोग आखिरी दिन में फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे थे और वो फेडरलिज्म के अंदर हम पार्ट 3 के बारे में बात किए थे स्पेशली। और इसके अंदर हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हमारे इंडिया को कैसे प्रैक्टिस करके हम लोगों ने फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट किया था। और हम लोगों ने पहले लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में बात किया था, फिर लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात किया था, और फिर आखिरी में हमने बताया था कि कैसे स्टेट और सेंटर के रिलेशंस होते हैं, इसके बारे में हमने बात करा हुआ था। यानी कि ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टेट, देन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज पॉलिसी एंड देन वी टॉक अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। एंड आई एक्सपेक्ट वन मोर थिंग एंड दैट इज कि मैंने आपसे बोला था कि यू ऑल हैव टू कमेंट द नेम ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच इज बीइंग स्पोकन इन इंडिया, and I hope you all do so, and I hope you all memorize all that name and you all know which of the language is being spoken here. But it's time to move forward now. हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इस बात पे डिपेंड करने वाली है। और आज जो फेडरलिज्म की आखिरी पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट 4 होने वाला है। इस आखिरी पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर फेडरलिज्म के बारे में, या फिर शायद कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर स्पेशली हम बात करने वाले हैं। सो बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करना। देखो ना, बात एक छोटे से मैं कहानी बताऊंगा और उसके थ्रू तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है कि इस बड़े से कंट्री के अंदर अगर हम फेडरलिज्म को इंपोज करना चाहते हैं तो पावर को कम से कम 2 लेवल पे तो दो टीयर पे तो हमें इसे बांटना ही पड़ेगा। उसका नाम है सेंटर और दूसरे का नाम है स्टेट। लेकिन बच्चा लोग मेन मुद्दा तो यह है कि क्या स्टेट और सेंटर लेवल पे जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो सारी की सारी फैसिलिटी जो कॉमन मैन को रिक्वायर्ड है वो फैसिलिटी फैसिलिटेट हो पाएगी क्या? बहुत हद तक ये बात संभव है कि हम सेंटर और स्टेट के रूप में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके पावर के होने वाले डिस्प्यूट्स को कंट्रोल कर लें, पावर से होने वाली झगड़े को निपटा लें, किसी तरह के पॉलिटिकल झगड़े को हम निपटा लें। ये बात बहुत हद तक संभव है। लेकिन ये बात बहुत हद तक संभव नहीं है कि हम हर स्टेट के एक एक कॉमन मैन को, एक एक कॉमन सिटीजन को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। पूछो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी स्टेट यानी इंडिया का एक कॉमन स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे कि यूपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, ये यूपी जो है ना ये अपने आप में इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में ना ये रसिया से भी बड़ा स्टेट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारे यहाँ का छोटा यूपी जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है रसिया, उससे भी ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट भी अवेलेबल है। और मजे की बात तो यह है, रसिया तो मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं जिससे बड़ा लेवल पे हमारा यूपी आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मजे की बात यह है कि इस इतने बड़े से स्टेट के अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कहने का है कि कहने के लिए तो वो लोग यूपी के हैं, सारे के सारे जो लोग यूपी में रहते हैं वो तो एक स्टेट के अंडर में आते हैं जो कि यूपी वाले हैं। लेकिन यूपी में रहने वाले हर लोगों का एक ही तौर तरीका होगा, एक ही सिविलाइजेशन होगी, एक ही सारा प्रोस्पेक्टिव होगा। ये बिल्कुल भी गलत बात है। लखनवी लोगों का अंदाज अलग होता है, वो नवाबों की तरह अंदाज है, उनके खाने के तौर तरीके बड़े अलग हैं। कानपुर साइड में चले जाएंगे तो कानपुरिया स्टाइल अवेलेबल हो जाएगी। मैं सिर्फ स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं, उनका रहन सहन, उनका भाषा, उनके तौर तरीके, उनके लोकल प्रॉब्लम्स, उनकी लोकल प्रायोरिटीज, ये सारी की सारी बातें बहुत ही डिफरेंट होती हैं।
अब लखनऊ के अंदर जो अंदाज है, जो सीमल है, जो स्पेशल खाने के डिश हैं, वो अलग तरीके से अपनाए जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग है। दुनिया में सबसे रईस और शाही खाने जो होते हैं ना, लखनऊ के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर तुम बात करोगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र जो है अपने आप में इतना डाइवर्स स्टेट है कि जिसकी बात मैं पूरी यूरोपियन कंट्री से भी नहीं कर सकता हूं। पूरी यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, जैसे कि जर्मनी को ले लो, ऐसे बहुत सारे, जर्मनी से बड़ा स्टेट के फॉर्म में ये अवेलेबल है, पॉपुलेशन के टर्म में, डाइवर्सिटी के फॉर्म में। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यूपी के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और ये तो महज दो नाम है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है अपने यहां जिनके अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है और जिनके अंदर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अब जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो आखिरकार इसको मैनेज कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और इतनी डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम एक ऐसा चीज प्रोवाइड करते हैं कि हम इंडिया को 2 लेवल पे नहीं, बल्कि हम 3 टियर्स में या 3 लेवल्स में डिवाइड करके इंडिया के अंदर हम डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस कर देते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि सेंटर तो है ही भैया, सेंटर तो है ही, स्टेट भी है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज ऐड कर देते हैं जिसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, या फिर बोले तो पंचायत। ये पंचायत या म्युनिसिपल का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये होता है कि ये लोकल लेवल पे लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। लोकल लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करने से क्या फायदा होता है? लोकल लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करने से फायदा ये होता है कि किसी एक स्टेट, यानी कि मान के चलो बिहार के अंदर एक जगह है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल भी है। अब पटना में बैठे बैठे हम हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर बारे में तो डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं। पटना में जैसी चीजें अवेलेबल है, पटना के अंदर देखो ना कितनी डाइवर्सिटी है। अगर तुम पटना की बात करते हो तो पटना में बहुत सारी ऐसी कॉलोनी, जैसे पटना के अंदर बोरिंग रोड है, पटना के अंदर ही हाट एरिया है, जिससे मुसल्लमपुर हाट एरिया हो गया। पटना के अंदर ही अवेलेबल है भूतनाथ रोड वाला एरिया, पटना के ही अंदर अवेलेबल है महेंद्रू वाला एरिया, पटना के अंदर ही अवेलेबल है दानापुर वाला एरिया। इन सभी में कितनी डिफरेंस नजर आती है। अगर कोई आदमी कभी बोरिंग रोड साइड में, बेली रोड साइड में, राजा बाजार साइड में जाए तो उसे लगेगा कि वो पटना में है ही नहीं, वो किसी हाईटेक सिटी में चला गया। अगर वही आदमी को तुम भूतनाथ रोड में लेके जाओगे तो लगेगा एक एवरेज सिटी के अंदर अवेलेबल है। उसी सेम आदमी को तुम अगर मुसल्लमपुर हाट पे लेके चले जाओ तो लगेगा वो किसी बहुत ही बिछड़े स्लम एरिया, गंदा, वाहियात, बेकार से जगह में पहुंच गया, जहां हर तरफ सड़ी गली चीजें हैं, सड़ा गड़ा एरिया है। कहने का सेंस है कि पटना के अंदर बैठ के हम लोग इतनी डाइवर्सिटी को देख रहे हैं, तो एक स्टेट के अंदर कितनी डाइवर्सिटी होगी। और अगर किसी स्टेट के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है तो एक जगह से बैठ करके, किसी कैपिटल में बैठ करके हर जगह के लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। अगर कोई आदमी कहे कि हम बिहार के पटना में बैठ के, बिहार के अंदर पटना में बैठ करके हम रोहतास के बारे में बात कर लेंगे, गया के बारे में सारी प्रॉब्लम्स की बात कर लेंगे, हम राजगीर के बारे में बात कर लेंगे, हम भोजपुर के बारे में बात कर लेंगे, हम गया के पूर्णिया के बारे में बात कर लेंगे, हम सिवान की बात कर लेंगे, हम छपरा की बात कर लेंगे। ये संभव है क्या? आपको ऐसा लगता है? हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, हर जगह के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, अपने अपने कंसर्न्स है। जैसे कि अगर आप स्पेशली देखो तो सिवान के अंदर कोई भी माउंटेनियस रीजन नहीं है, कोई भी पहाड़ नहीं है, पहाड़ियां नहीं है, प्लेटू नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप बात करो राजगीर की, राजगीर के अंदर पहाड़ खड़े पड़े हैं। अगर आप बात करो गया की, तो गया का डिफरेंट कंडीशन है। अब इन सभी चीजों के बीच में बहुत बड़ा वेरिएशन नजर आता है। अब सिवान के लोगों की क्या फैसिलिटी है, क्या प्रायोरिटी है, किस तरह की चीजें उनको ज्यादा इंजॉयबल लगती हैं, पटना के लोगों की क्या लगती है, पूर्णिया के लोगों की क्या लगती है, भभुआ के लोगों की क्या लगती है, राजगीर के लोगों की क्या लगती है। इसके लिए अगर हम ऐसा सेटअप कर दें कि वहां पे लोकल बॉडीज हो जाए, यानी वहां पे सेंटर और स्टेट के अलावा लोकल बॉडी अवेलेबल हो जाए, और वो लोकल बॉडी क्या करने लगे, वहां के लोगों का ध्यान रखना शुरू कर दे, तो ये बहुत हद तक संभव है कि वहां के लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, वहां के लोगों की जितनी जरूरतें होंगी, वहां के लोगों की जो भी चीजों की हेल्प करनी होगी, वो वहां की लोकल बॉडी उसे निपटारा कर देगी। हाँ, तो हाँ जी, मैं आप सभी के बीच वापस से उपलब्ध हूं। तो बात ऐसी है कि मैं आपको बता रहा था कि लोकल बॉडीज किस तरीके से उसे डील कर सकती हैं, कैसे उसे इंपावर कर सकती हैं, कैसे उसे और भी अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकती हैं, ये सारी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा था।
अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन को प्रूव करने के लिए यानी 3 लेवल बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या करती है। सबसे पहली बात तो कि थर्ड लेयर बनाने के लिए यानी तीसरा लेयर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का मतलब होता है कि हम उसे कानूनी रूप से लीगल फॉर्मेट के अंदर हम उसे गारंटी देते हैं कि भैया थर्ड लेयर का भी पावर उतना ही होगा जितना कि एक सेंटर और स्टेट लेवल पे पावर है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ऐसा कतई नहीं होगा कि कोई नेताजी आएंगे और बोलेंगे कि भैया कल से पंचायती गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस जो होगा वो खत्म हो जाएगा और कोई आदमी अगले दिन से खत्म कर देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। हम उसे पूरी लीगल प्रायोरिटी अथॉरिटी उसे पूरी मान्यता दे के रखे हुए हैं और उसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। समझ में आ रही बात ना? यानी उसे लीगल गारंटी प्रोवाइड हो चुकी है। दूसरी बात, पहली बात तो कि आपने समझ में आ गया कि थर्ड लेयर बनाने के लिए या तीसरा लेवल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल जाती है। तो दूसरी बात है वो ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बनाने के साथ साथ हर इलेक्शन में यानी इन ईच एंड एवरी इलेक्शन हम अपने यहां लोकल गवर्नमेंट में लोगों को पार्टिसिपेट कराने के लिए 1/3 ऑफ द पार्ट यानी कह सकते हो कि some of the seats, some seats are reserved for SC category and ST category. Do you know what is SC and ST? Scheduled caste and scheduled tribe. यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए हम कुछ सीट्स को रिजर्व करके रख देते हैं और इन रिजर्व्ड सीट के थ्रू हम क्या करते हैं, उन लोगों की भी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करते हैं। एक मान के चलो, एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटा सा बात समझाना चाहता हूँ। एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर 4 तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल लोग हैं जिसको हम लोग फॉरवर्ड क्लास भी कहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावर में नहीं है लेकिन वो एवरेज लोग हैं, मीडियम रेंज के लोग हैं। इनको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये ओबीसी कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं। अच्छा, जनरल के अलावा कुछ लोग ओबीसी होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, इनको हम लोग एससी बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड क्लास के होते हैं, बहुत ही पिछड़े होते हैं, उनको दुनिया का कोई खबर ही नहीं होता है, एससी एसटी इनको हम लोग कंसिडर करते हैं। अब आप मेरी बात समझो, पावरफुल लोगों का पार्टिसिपेशन तो बहुत आसान होता है। किसी भी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में पावरफुल लोगों का योगदान जो होता है बहुत ही सामान्य तरीके से हो जाता है। मीडियम रेंज के लोग भी बहुत हद तक आज के टाइम में पार्टिसिपेशन अपनी दे ही देते हैं, बहुत ही एवरेज फॉर्म में ही सही लेकिन दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब लोअर क्लास के लोगों की और बैकवर्ड क्लास के लोगों की बात करते हैं, एससी और एसटी ग्रुप की बात करते हैं। कोई भी आदमी आज से कुछ साल पहले, 100 साल पहले की अगर हम डिस्कशन करें तो 100 साल पहले हमारे कंट्री में ऐसे लोगों के साथ बहुत ही टॉर्चर होता था, बहुत ही ज्यादा उनको सताया जाता था और उनको ये फ्रीडम नहीं था, वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे कि वो किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके किसी भी तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और किसी तरह के डिसीजन मेकिंग में। अब चूंकि हम चाहते, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बनाया क्यों है? हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसलिए बनाया है क्योंकि लोकल लेवल पे यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे भी हम सभी काम को, सभी फैसिलिटी को, सभी सर्विसेज को इजीली अवेलेबल करा सके। और इजीली अवेलेबिलिटी के लिए सबसे जरूरी बात है कि हम हर आदमी का पार्टिसिपेशन कंफर्म करें। और पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए पावरफुल आदमी यानी फॉरवर्ड क्लास के लोग तो वैसे ही इंटरेस्टेड है, वो तो फटाफट आ जाएंगे। अगर मीडियम रेंज यानी ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वो लोग भी मीडियम रेंज में है, एवरेजली अवेलेबल ही हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, सबसे पिछड़े लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सीट्स को रिजर्व कर देते हैं और इन सीट के रिजर्व कर देने से वहां से कोई भी दूसरे कैटेगरी के लोग वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और हार करके यानी ओवरऑल ये बात कंफर्म हो जाती है कि वहां से जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो वो कौन बनेगा, बैकवर्ड कास्ट का लोग ही बनेगा। अगर बैकवर्ड कास्ट को इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पेशलाइज्ड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने बैकवर्ड क्लास के ग्रोथ के बारे में और उनके लिए भी कुछ अच्छी बातों को करने के लिए वो बिल्कुल भी सोचेगा नहीं, वो उसे फटाफट करना शुरू कर देगा। अच्छा, थर्ड चीज जो है कि थर्ड कंसर्न ऐसा कौन सा है, थर्ड टॉपिक कौन सी ऐसी है जिसके थ्रू हम अपने डिसेंट्रलाइजेशन को कंफर्म करते हैं। हर इलेक्शन के अंदर 1/3 पार्ट जो है सीट्स को हम रिजर्व करते हैं फॉर वुमेन। अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो या कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी लेवल पे बात की जाए, हम अपने यहाँ विमेंस को, फीमेल को एससी एसटी कैटेगरी की तरह ही कंसिडर करते हैं। यानी आज से कुछ सालों पहले तक ये विमेंस को कोई फ्रीडम नहीं अवेलेबल था बिहेवियरल फॉर्म में।
हाँ, व्यवहारिक रूप के अलावा अगर हम बात करें तो किताबी भाषा में बहुत सारी आजादी थी, बहुत सारा फ्रीडम अवेलेबल था। आज स्टिल नाउ, आज के डेट में बहुत ये मुश्किल की बात है कि आज के टाइम पे भी लड़कियां बहुत सेफ, बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही ग्रोइंग कंसिडर हो रही है। लोग भले ये बात कहने और सुनने के लिए आराम से कह देते हैं कि लड़कियों को भी आज के टाइम पे इक्वल फ्रीडम है, इक्वल चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आज भी बहुत हद तक ये सच्चाई है सोसाइटी की, कहीं ना कहीं उन्हें बैकवर्ड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। चाहे वो फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल कैटेगरी की हो, ब्राह्मण की बेटी हो, क्षत्रिय की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, वो कंसिडर होती है हमेशा बैकवर्ड क्लास की तरह ही। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, फ्रीडम का डेफिनेशन अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं और फ्रीडम को अपने हिसाब से आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो रियल फ्रीडम होता है ना, वो आज भी फीमेल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आज भी फीमेल्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाना लोगों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भैया वो कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं और औरतें हम लोगों से आगे निकलती जा रही है। हाँ, इसमें कुछ एक कंट्राडिक्शन है, मैं उन कंट्राडिक्शनों के बारे में नहीं बात करना चाहता, तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो 1/3 सीट्स जो होती है ना, हर इलेक्शन के, हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हर तरह के इलेक्शन पीरियड के अंदर हम सीट्स को वुमेन के लिए प्रेफरली रख देते हैं कि भैया यहाँ से तो भैया लड़कियां ही लड़ने वाले हैं। जिस तरह से मैंने कुछ कैटेगरी सीट्स रिजर्व करके रखा था फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वैसे ही हमने कुछ सीट्स किसके लिए रिजर्व करके रख दिया, वुमेन्स को रख दिया। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम डिसेंट्रलाइजेशन के टर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और काम करते हैं, जिस काम का काम ये है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक बड़ा सा डिसीजन ये लिए हैं कि हर स्टेट लेवल पे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन बना के रखे हुए। स्टेट इलेक्शन कमीशन बना के क्यों रखे हुए भैया? देखो, ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट का काम ये होता है कि ये इलेक्शन को कंडक्ट कराती है फॉर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर इंटरवल ऑफ टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट कराना इसका काम होता है। और ये स्पेशली इलेक्शन कंडक्ट कराती है ऑन द लोअर टायर, और आप ऐसे कह सकते हो कि म्युनिसिपल लेवल पे किसी तरह का इलेक्शन कंडक्ट कराना हो तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, सेंटर इलेक्शन कमीशन भी होता है, या फिर आप कह सकते हो ऑल ओवर इंडियन इलेक्शन कमीशन भी होता है। इसका काम होता है किसी सेंटर का इलेक्शन कंडक्ट कराना, किसी स्टेट का इलेक्शन कंडक्ट कराना, लेकिन जो छोटे छोटे लेवल पे इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट कराने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर पंचायतों के अंदर होने वाले जो भी इलेक्शंस होते हैं, वार्ड के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, इस सब का जो भी इलेक्शंस होता है वो इसके कराने की जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। और इसमें कहीं ना कहीं कोई भूमिका जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली इलेक्शन कमीशन की नहीं होती है। ये इंस्टीट्यूशन जो होती है वो खुद अपने डिसाइड करती है कि कब समय पूरा हो रहा है और कब उसका इलेक्शन कराना है, किस दिन कराना है, कितने पार्ट में कराना है, सारा डिसीजन इसी का होता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आखिरी एक और बात आपको बताना चाहता हूं, बात आखिरी वाली ये है कि सब कुछ तो समझ में आ गया कि हमने पावर जो है वो पावर को प्रोवाइड कर दिया किसे, थर्ड टायर को, यानी तीसरे लेवल को, थर्ड लेवल को हमने सारे पावर प्रोवाइड कर दिए। हमने विमेन का सीट रिजर्व कर दिया, हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सीट रिजर्व कर दिया, हमने फटाफट से ये कर दिया कि हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे रहे हैं, हमने उनके लिए एक अलग से कमीशन बना के रख दिया कि भैया ये इलेक्शन कमीशन आपके लिए वर्क करेगा और किसी और के लिए वर्क नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी रन करती है जब उसके पास प्रॉपर रेवेन्यू होता है, प्रॉपर इनकम होता है। अगर आपके पास इनकम नहीं है तो भाषणों से या बड़ा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से कुछ चीज इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। तो ये बात के लिए सबसे बड़ी बात, हमारे स्टेट को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि स्टेट जो है कुछ ऐसे रेवेन्यू के पोर्शंस जो हैं वो कंफर्म कर देगी, किसके लिए, म्युनिसिपल गवर्नमेंट के लिए। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सारे रेवेन्यू में से कुछ ऐसा हिस्सा जो है उसको कंसिडर कर दिया, फिक्स कर दिया कि यहां से जो रेवेन्यू आएगा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो जाएगा। आप सभी को शायद पता हो, आप सभी छोटे बच्चों को शायद ही पता हो कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर का जो टैक्स होता है वो आपके लोकल गवर्नेंस के थ्रू ही कंडक्ट कराया जाता है। यानी आप उस टैक्स को फाइल करते हैं अपने लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, यानी लोकल बॉडीज के लिए। यानी कि आप कह सकते हो म्युनिसिपल लेवल पे उस टैक्स का टैक्सेशन होता है, यानी वो टैक्स आप म्युनिसिपल ऑफिसेज में जमा करते हैं और वो रेवेन्यू जो होता है म्युनिसिपल बॉडी जो होती है उसे कलेक्ट करती है। और इस पैसे से वो अपने लोकल लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके पास आती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को वो खत्म करती हैं, उसे रिजॉल्व करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो अपने लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे बहुत अच्छे से निपटारा कर सके।
उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद आज की क्लास को यहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ना हम आपको आखिरी में दो चार बातें बता देना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का आखिरी मकसद यही होता है कि हम पावर को एक जगह केंद्रित करने के बजाय बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट सेंटर था, दूसरा पार्ट स्टेट था। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमने थर्ड पावर भी बना दिया। हमने थर्ड पावर को एम्पावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रोवाइड कर दी। इन सभी के साथ साथ हमने कुछ और भी टर्म्स कर दी, जैसे कि सीट रिजर्व करना हो गया, जैसे कि हमने रेवेन्यू फिक्स करना हुआ, हमने इलेक्शन कराने के लिए अलग कमीशन बोर्ड बना के रख दिया। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताना भूल गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जो रेवेन्यू फिक्स करती हैं, वो रेवेन्यू फिक्स हर स्टेट का इक्वल नहीं होता। यानी गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हिमाचल के अंदर, बिहार के अंदर, इस सभी स्टेट के अंदर सेम रेवेन्यू नहीं होता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वेरी करता है रेवेन्यू सिस्टम। समझ में आ रही बात ना? अलग अलग स्टेट का अपना अपना डिसीजन होता है, लेकिन रेवेन्यू फिक्स होता है, ये बात कंफर्म होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक आखिरी एक्सपेरिमेंट में। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है और आप सभी को, जो बच्चे मुझे जानते हैं, उनको ये बात पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने में बहुत ही आनंदित महसूस करता हूं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन या फेडरलिज्म कैसे अच्छा होता है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। बात छोटी सी है और बात इतनी सी है, और बात यह है कि मान के चलो मैं क्लास को ही इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्लास के अंदर दो क्लासेज हैं। मान के चलो कि ये दो क्लासेज हैं, जिनमें से ये क्लास 10th A है। कौन सा है? मान के चलो ये 10th क्लास का A सेक्शन है और एक दूसरा क्लास है, इसका नाम 10th B सेक्शन है। मान के चलो कि इस 10th A के क्लास टीचर जो है वो आपके सर्विस सर है। कौन है? सर्विस सर है। नहीं, मैं इनको रीज कर देता हूं। मान के चलो कि इस क्लास के क्लास टीचर जो है ना, वो विष्णु सर है। आप सभी जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये विष्णु सर कौन है बताने की जरूरत नहीं है। मान के चलो कि वैसे तो क्लास 10th के हमेशा से 10th क्लास के क्लास टीचर विष्णु सर रहे हैं, इसलिए मैंने इनका नाम इंक्लूड कर दिया कि 10th क्लास के क्लास टीचर मान के चलो विष्णु सर है, और 10th B के क्लास टीचर जो है वो मैं ही हूं। मान के चलो मेरा ही नाम यहाँ पे कि मैं ही हूं इस क्लास का क्लास टीचर। अब नंबर 1 में ये क्लास 10th A के अंदर कहानी कुछ ऐसी है कि 10th A में विष्णु सर ने प्रपोजल दिया कि हमें कुछ लॉ बनाने हैं। और लॉ कैसे बनाने हैं? लॉ बनाने हैं जो इस क्लास के बेटरमेंट के लिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? इस 10th A के अंदर और 10th B दोनों के अंदर कुछ लॉ बनाने हैं। और लॉ किस लिए बनाने हैं? ताकि हम अपने क्लास को कैसे अच्छे तरीके से कंडक्ट करेंगे, कैसे हमारा क्लास ग्रो करेगा, हम कौन कौन सी ऐसी क्लास के अंदर चीजों को कंडक्ट करें जिससे हमारा क्लास और भी बेटर हो जाए। इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोनों सर, विष्णु सर भी हो गए, चाहे मैं खुद हो गया, दोनों सर दोनों क्लास में लॉ बनाने वाले हैं। अब इन दोनों सर ने क्या किया? विष्णु सर ने सारे के सारे लॉ जो है वो सेल्फ ओरिएंटेडली डिसाइड करा। यानी विष्णु सर क्या किए, एक दिन घर पे बैठे और एक बड़ा सा चार्ट पेपर उठाया, उन्होंने ब्ला 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 करके अलग अलग लॉ बना दिए कि कल से फलान इस क्लास के अंदर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। मतलब डूज और डोंट जितनी भी चीजें हैं उन्होंने एक पेपर पे लिखा और लिख करके अगले दिन गए और क्लास की नोटिस बोर्ड पे उन्होंने पेस्ट कर दिया। अब मेरी बात समझ रहे हो? दो क्लास टीचर, दोनों क्लास में लॉ बनाना है, लेकिन विष्णु सर ने क्या किया? एक चार्ट पेपर के ऊपर खुद से बहुत सारा रूल लिखा, लॉ लिखा और उसे उठा करके कहां लगा दिया? नोटिस बोर्ड के ऊपर। 10th B के अंदर जो लॉ बनाना है, इस लॉ बनाने के अंदर मैंने क्या किया? मैंने क्लास के अंदर अलग अलग टीम बना दी और हर टीम को बोला कि अपने हिसाब से, यानी उन बच्चों को क्या लगता है, कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या ग्रोथ होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिससे क्लास सच में बेटर होगा। मैंने उन कमिटीज को बोल दिया कि भैया कमिटी PQRS, इन सारी कमेटी का मैंने नाम रखा हुआ है और ये सारी कमेटी को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग अपने हिसाब से कुछ प्रपोजल्स लेके आइए और उन प्रपोजल्स में से जो प्रपोजल सबसे बेस्ट होगा या जिस पे ज्यादा लोग एग्री करेंगे उससे हम लोग अपनी लॉ बुक में कंसिडर कर लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? विष्णु सर ने चार्ट पेपर पे खुद से सारा लॉ लिख दिया। मैंने बोला कि नहीं भैया, हम अलग अलग क्लास में टीम बनाएंगे और टीम का काम होगा अलग अलग चीजों पे प्रपोजल्स बना के लाना और उन प्रपोजल्स में जो प्रपोजल सबसे अच्छे होंगे या सबसे ज्यादा
वोट कंसिडर कर पाएंगे, उन्हें हम एज अ लॉ कंसिडर कर लेंगे। इन दोनों फैसिलिटी में सबसे ज्यादा लोकल हर एक बच्चे, हर एक पर्सन को सेटिस्फाई करने वाला लॉ फॉर्मेशन की कैटेगरी कौन सी है? मुझे उम्मीद है कि आप वैष्णव सर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जिस टर्म में मैंने उनको यूज किया है उस टर्म के लिए आई थिंक ही इज नॉट बीइंग कंसिडर एज योर फर्स्ट चॉइस। आई थिंक दिस टर्म यानी क्लास 10th बी विल बी कंसिडर एज योर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी कमिटी जो है उन कमिटीज ने क्या किया, लोकल लेवल पे यानी एक एक बच्चे से कंसिडर करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके प्रपोजल्स के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से, उनके बेटरमेंट के हिसाब से उन्होंने प्रपोजल दिया होगा और इस हिसाब से जो लॉ बना होगा वो बच्चों ने खुद ही बनाया है, यानी पार्टिसिपेशन उनका रहा है। और इस पार्टिसिपेशन की वजह से बच्चों को लॉ फॉलो करने में भी इंटरेस्ट आएगा और बच्चे उससे ज्यादा सीरियसली लेंगे, और जो लॉ भी बना होगा ना वो भी उनके हिसाब से बना होगा, यानी उनके बेटरमेंट के लिए बना होगा। लेकिन 10th ए के अंदर जो भी लॉ बना होगा वो क्वाइटली पार्शियली डिक्टेटरशिप को प्रमोट कर रहा है। कहीं ना कहीं उसमें बच्चों को कंसिडर ना करना उनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं ही होगा। आई थिंक सो। मैं कभी भी विष्णुकांत सर से अपने आप को अपग्रेडेड बेस्ट नहीं मानता हूं। ही इज ऑलवेज ऑलवेज एंड फॉर एवर बेस्ट फॉर मी एंड फॉर एवरी टर्म्स। ये पहली बार था जब विष्णुकांत सर मेरे सामने नहीं थे और मैंने उनके साथ चीटिंग करी है। कोई बात नहीं, आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स, बट कोई बात नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है ब्राजील के बारे में, उस एक्सपेरिमेंट में भी सेम बातें बताई जा रही है। उसमें यह बात कंसिडर की जा रही है कि ब्राजील के अंदर जो शहर है उस शहर के अंदर छोटे छोटे वार्ड बना दिए गए और उन वार्ड्स के अंदर अलग अलग मीटिंग कराई जाती थी और उन मीटिंग्स के अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम होती थी। कोई भी आदमी जाके पार्टिसिपेट कर सकता था और अपने हिसाब से एक प्रपोजल दे सकता था और उस प्रपोजल के हिसाब से वो लॉ कमेटी जो होती थी वो रूल्स बनाती थी, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती थी, वो फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और एज रिजल्ट 13 साल बाद उसका कंक्लूजन ये निकला कि वहां के लोगों में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था पर ईयर और लॉ फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग हुआ था कि क्या ही बताया जाए। ओवरऑल फेडरलिज्म के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत अहम रखता है और फेडरलिज्म के अंदर दूसरी बात जो सबसे अहम रखती है वो ये रखती है कि हम पावर को किस आसानी से स्मूथनेस के साथ उसे शिफ्ट करते हैं। पावर शिफ्ट करने से और पावर को शिफ्ट करने के साथ साथ पीपल्स या सिटीजन कॉमन मैन का पार्टिसिपेशन किसी चीज को बहुत ही पावरफुल बना देता है और इसमें डिक्टेटरशिप का जो भी पॉइंट होता है, जो भी क्लू होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसमें हर आदमी अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि दिस फैसिलिटीज आर फॉर देम, और जब भी ऐसी बात होती है दे विल फील सेटिस्फाइड। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आई थिंक हमारी जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो अपने आखिरी पड़ाव पे है और हम इन चीजों के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन किए। आई थिंक हमने बहुत अपने हद से, मैं जिस नए अनुभव के साथ, नए तरीके के साथ आपसे जुड़ा हूं उस तरीके के साथ मैंने अपना पूरा प्रयत्न दिया और आपको ये प्रयत्न पसंद भी आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप में से किसी भी सदस्य को अगर ऐसा लगता है कि मैं किन्हीं चीजों में अपने इंप्रूवमेंट कर सकता हूं जो कि आपके हिसाब से लगता है, आप बेहिचक करके, बेझिझक होकर के आप किसी भी तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आप मुझसे सुझाव भी दे सकते हैं। मैं आपको गारंटी तो नहीं देता लेकिन प्रयास पूरा करूंगा आपके सुझाव के हिसाब से और मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं अपने अंदर जो भी आपके सुझाव है उसे डेवलप करूं और आपके लिए बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं। हाँ, एक और चीज, पॉलिटी की क्लास का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म अपने हिसाब से खत्म हो गया। यहाँ पे उसकी आखिरी पड़ाव थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो प्लीज कमेंट मी, ठीक है ना? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप बाकी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। आप मुझे हिंट दे सकते हैं। आप मुझे आपको जो भी पसंद आए, जैसे भी तरीके से आप पसंद कर रहे हो मुझसे जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। मुझे आपके डाउट सुनने और सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। जो भी बच्चे क्लास 10th में है मैं उनको एक बार स्पेशली सुझाव देता हूं। सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई भी बच्चा जो 10th क्लास में नहीं है फिर भी हमारी वीडियोस देख रहा है, अगर अपने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को और भी प्रूवन करना चाहता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेडरलिज्म की एनसीईआरटी बुक के अंदर जो
चैप्टर दी गई है उससे प्लीज बिना किसी झिझक के आप उसे एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर आपने ये 2 काम कर लिया तो मैं आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करके दे सकता हूं कि आपके रिजल्ट्स या आपके क्वेश्चन जब आपके पेपर में होंगे उस टाइम पे आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से तो भैया नहीं ही छूटेंगे। हाँ, एक और बात आपको मैं बता दूं कि समर वेकेशंस स्टार्ट होने वाले हैं और समर वेकेशंस में हमारे पास आपके लिए बहुत ही बड़ा पैकेज है। पैकेज की अनाउंसमेंट हम अभी बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम आपको हिंट ये देने वाले हैं कि पैकेज में कुछ आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा और बहुत ही आनंददायक होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, उससे ज्यादा बड़ा पावर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एक बहुत ही बड़े लीजेंड से मिलाने वाला हूं। आपको यकीन नहीं होगा कि कितने बड़े लीजेंड हैं और आपको पता होगा, आप जानते हैं उनके बारे में, आपने बहुत पढ़ा है उनसे, लेकिन कौन है, कब से आ रहे हैं, इस सब की कोई जानकारी अभी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं। अभी ये कुछ भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, लेकिन समर वेकेशन में ये पूरी तरह से गारंटी रहेगी कि मैं उनको जोड़ूंगा, ये संभावनाएं रहेंगी। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयत्न करें। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के जुड़ने से मेरा कोई व्यक्तिगत अभी फायदा चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात कंफर्म है कि आपके जुड़ने से आपका फायदा जरूर होगा और अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका सॉल्यूशंस मिलेगा। और हाँ, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर रहे हैं तो उससे भी आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से मुझे बल मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करता रहूंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मैं आगे बाकी भी जो क्लासेस हैं उसको भी कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, आई विल ट्राई टू मेक इट पॉसिबल फॉर एवरी क्लासेज। जितनी भी क्लासेज हो रही हैं, साइंस की वीडियोस भी लानी है और एसएसटी भी चलता रहेगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेके आने वाला हूं, उसकी तैयारी भी चल रही है, बहुत ही जल्दी उसकी भी शूटिंग्स मैं स्टार्ट कर देने वाला हूं। और जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं, मेरे चैनल का नाम एडू मास्टर यम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आपका अपना धन्यवाद।